वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 18 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 18 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है जलवाए दरबारे दिल्ली और इसके शायर हैं अकबर इलाहाबादी। तो सबसे पहले हम नज़्म से मुतालिक अहम सवालात पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, फिर शायर के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में गज़ल से मुतालिक अहम सवालात मैं आपको समझाऊंगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नज़्म के लग़वी मायने क्या हैं? इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के, इंतज़ाम, मुनज़्ज़िम या फिर शायरी के। तो गज़ल के लग़वी मायने होते हैं इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के। अगला सवाल है, नज़्म आम और वसी मफ़हूम में किसके मुद्दे मुकाबिल यानी कि किसके अपोजिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नज़्म को? नसर के या फिर गज़ल के। तो नज़्म आम तौर पर आम और वसी मफ़हूम में नसर के मुद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, देश में वो तमाम इसनाफ और असालिब यानी कि सभी प्रकार सभी स्टाइल शामिल होते हैं जो कि हैयत के एतबार से नसर नहीं होते हैं। तो नज़्म के अंदर वो सभी तौर तरीके शामिल होते हैं जो कि बनावट के एतबार से नसर यानी कि लिटरेचर नहीं होते हैं, क्योंकि लिटरेचर में कोई भी गज़ल या फिर नज़्म नहीं लिखी जाती है, उसमें सिर्फ पैराग्राफ वाली सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके जितने भी चैप्टर्स। अगला सवाल है, इस्तिलाही मायनों में देश के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं, गज़ल या फिर मसनवी। तो इस्तिलाही मायनों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। जब हम नज़्म को बतौर मुनफरिद शायरी सिर्फ देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नज़्म का एक देश होता है मरकज़ी ख़याल या फिर मरकज़ी किरदार। तो नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल ज़रूर होता है। कि इस नज़्म में क्या बात बताई गई है। अगला सवाल है, पूरी नज़्म का ताना बाना किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो पूरी नज़्म का ताना बाना मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द घूमता है। नज़्म की अहम खसूसियत क्या है? मरकज़ी ख़याल या ख़याल का तदरीजी इर्तिका। तो नज़्म की अहम खसूसियत है ख़याल का तदरीजी इर्तिका। अगला सवाल है, तवील नज़्मों में ख़याल का तदरीजी इर्तिका वाज़ा होता है पर पेश नज़्मों में वाज़ा नहीं होता है, मुख्तसर या फिर ख़ास। तो तवील नज़्मों में ख़याल का तदरीजी इर्तिका वाज़ा होता है पर मुख्तसर नज़्मों में वाज़ा नहीं होता है। अगला सवाल है, नज़्म के लिए ना हैयत की कोई कैद है और ना ही देश की, मरकज़ी ख़याल की या मौज़ूआत की। हैयत कहते हैं बनावट, स्टाइल। तो नज़्म के लिए ना हैयत की कोई कैद है और ना ही मौज़ूआत की, यानी कि किसी भी टॉपिक पर नज़्म को लिखा जा सकता है। उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में देश और देश नज़्में भी कही गई हैं, यानी कि उर्दू में गज़ल और मसनवी की तरह पाबंद और आज़ाद मोर्रा नज़्में भी कही गई हैं। नज़्म को शोरा के यहाँ तरकीब बंद और देश बंद की हैयत भी बहुत मकबूल हुई, तरजीह बंद या फिर आज़ाद बंद। तो नज़्म को शोरा की यहाँ तरकीब बंद और तरजीह बंद की हैयत में भी नज़्में बहुत मकबूल हुई। अगला सवाल है, हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती हैं? 4 या फिर 3। तो हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा असूलों की पाबंदी की गई हो, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म या नज़्म मोर्रा। तो ऐसी नज़्म जिसमें मुकर्ररा असूलों की पाबंदी की जाती है उसको पाबंद नज़्म कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़ियों की पाबंदी ना हो, तो ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो जिन नज़्मों में तमाम मिसरे बराबर होते हैं और काफ़ियों की पाबंदी नहीं होती है, ऐसी नज़्म को मुअर्रा नज़्म कहते हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हों, जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़्म जिसके मिसरे छोटे बड़े हों आज़ाद नज़्म कहलाती है। देश नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है। तो नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? 1846 या 1847। तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1847 में हुई। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1922 या 1921। तो अकबर इलाहाबादी का इंतकाल 1921 में हुआ।
अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? सैयद अकबर हुसैन रिजवी, सैयद अकबर रिजवी ख़ां। तो अकबर इलाहाबादी का असली नाम था सैयद अकबर हुसैन रिजवी। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी कहाँ पैदा हुए? आगरा या इलाहाबाद? तो अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद में पैदा हुए। अकबर इलाहाबादी का बचपन कहाँ गुजरा था? ज़िला शाहाबाद या फिर ज़िला बिजनौर? तो अकबर इलाहाबादी का बचपन ज़िला शाहाबाद में गुजरा था। 1855 में अकबर इलाहाबादी कहाँ गए और मुस्तक़बिल तौर पर वहीं रहने लगे? इलाहाबाद या फिर जयपुर? तो 1855 में अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद गए और मुस्तकिल तौर पर वहीं रहने लगे। इलाहाबाद में अकबर इलाहाबादी ने कहाँ से तालीम हासिल की? घर और मकतब से, मकतब और जमुना मिशन स्कूल से। तो इलाहाबाद में अकबर इलाहाबादी ने मकतब से और जमुना मिशन स्कूल से तालीम हासिल की। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी किस वजह से तालीम जारी न रख सके थे? 1857 के इनकलाब की वजह से या 1856 के इनकलाब की वजह से? तो 1857 के इनकलाब की वजह से अकबर इलाहाबादी तालीम जारी न रख सके। अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद में किस ओहदे पर फाइज हुए थे? तहसीलदार या फिर प्रिंसिपल? तो ये अकबर इलाहाबादी तहसीलदार के ओहदे पर इलाहाबाद में फाइज थे। अकबर इलाहाबादी ने देश की वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद वकालत का पेशा इख्तियार किया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो अकबर इलाहाबाद ने हाई कोर्ट की वकालत पास करने के बाद वकालत का पेशा इख्तियार किया। अगला सवाल है, 1898 में अकबर इलाहाबादी को हुकूमत हिंद ने कौन सा खिताब दिया था? सर का या खान बहादुर का? तो 1898 में अकबर इलाहाबादी को हुकूमत हिंद ने खान बहादुर का खिताब दिया था। अकबर का आखिरी ज़माना देश में गुजरा था ज़हनी व जिस्मानी तकलीफ़ में या शान व शौकत में? तो अकबर का आखिरी ज़माना ज़हनी व जिस्मानी तकलीफ़ में गुजरा था। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ था? 75 या फिर 65? तो इनका इंतकाल 75 साल की उम्र में हुआ था। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कहाँ हुआ था? आगरा या इलाहाबाद? तो इनका इंतकाल इलाहाबाद में ही हुआ था। अकबर इलाहाबादी को शायरी का शौक़ बचपन से था। इन्होंने आम रिवाज के मुताबिक शायरी की इब्तिदा डेश से की थी, गज़ल से या फिर नज़म से? तो इन्होंने शायरी की शुरुआत गज़ल कहने से कही थी। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी ने अपने कलाम पर इस्लाह या किससे ली थी? यानी कि कलाम को सुधारने के लिए किससे कलाम शायरी सीखी थी? ग़ुलाम शाह वहीद से या ग़ुलाम हुसैन वहीद से? तो इन्होंने अपने कलाम पर इस्लाह ग़ुलाम हुसैन वहीद से ली थी। अकबर के कलाम में देश की तादाद बहुत ज़्यादा है, गज़लों की या नज़मों की? तो इनके कलाम में गज़लों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है, कौन सी शायरी अकबर इलाहाबाद की दायमी शोहरत का बाइस बनी और इसमें कोई दूसरा शायर उनका हम असर ना हो सका? तंज़िया और मज़ाहिया या फिर तल्ख? तो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी अकबर इलाहाबादी की शोहरत का बाइस बनी थी, जिसकी जगह कोई दूसरा शायर न ले सका। अकबर की ज़रीफ़ाना शायरी हँसने हँसाने का ज़रिया नहीं, इन्होंने इसके ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम के मुनफी असरात और मगरिबी तहज़ीब की देश तकलीद पर भरपूर वार किया है। तो मगरिबी तहज़ीब की अंधी तकलीद पर इन्होंने भरपूर वार किया है अपनी शायरी के ज़रिए, जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म किए थे। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी अगरचे तंज़िया और मज़ाहिया शायर की हैसियत से मशहूर है, लेकिन इनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा देश शायरी पर मुश्तमिल है। संजीदा या फिर तल्ख? तो इनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा संजीदा शायरी पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, जलवा-ए दरबार दिल्ली नज़म के शायर कौन हैं? अकबर इलाहाबादी हैं। लॉर्ड कर्ज़न नए वायसराय की हैसियत से हिंदुस्तान कब आए थे? दिसंबर 1897 में या दिसंबर 1898 में? तो लॉर्ड कर्ज़न नए वायसराय की हैसियत से हिंदुस्तान दिसंबर 1898 में आए थे। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्ज़न ने हिंदुस्तान में दिल्ली दरबार कब किया था? 1903 में या 1904 में? तो लॉर्ड कर्ज़न ने हिंदुस्तान में दिल्ली दरबार 1903 में किया था। अकबर इलाहाबादी ने नज़्म जलवाए दरबार दिल्ली किस पर लिखी है? तो इन्होंने 1903 के दिल्ली दरबार पर ये नज़्म लिखी है। जलवाए दरबार दिल्ली तंज़िया नज़्म है, इसकी खूबी डैश है, बरजुस्तगी और रवानी इस नज़्म की खूबी है और ये नज़्म एक तंज़िया नज़्म है, याद रखना।
اگلا سوال ہے، جب اکبر الہ آبادی دہلی دربار دیکھنے آئے تو انہوں نے جمنا کا پاٹ، صاف ستھرے گھاٹ، پلٹن رسالے، ہتھیار بند گورے کالے فوجی اور ڈیش دیکھے، جھولے اور بینڈ باجے۔ تو آنسر ہوگا بینڈ باجے۔ جلوۂ دربار دہلی کے وقت دہلی میں کشمیری گیٹ سے ڈیش تک خیموں کا ایک جنگل تھا، اجمیری گیٹ تک یا کنگس وے کیمپ، یہاں پر آئے گا کنگس وے کیمپ تک، آنسر بھی یہی ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اکبر نے کس وجہ سے جلوہ دور سے دیکھا تھا؟ پولیس کی سختی کی وجہ سے یا بھیڑ کی وجہ سے؟ تو اکبر نے جلوہ بھیڑ کی وجہ سے ہی دور سے دیکھا تھا۔ اکبر کہتے ہیں کہ خیمے لگانے میں یہ اہتمام تھا کہ ہر کیمپ کا الگ ڈیش تھا، الگ راستہ تھا جو کہ باہر نکلتا تھا، سڑکوں پر جا کر رکتا تھا۔ جلوہ دربار دہلی میں ماحول کو خوبصورت دکھانے کے لیے پیڑوں پر کیا لگایا گیا تھا؟ تو پیڑوں پر مصنوعی نارنگیاں، آرٹیفیشل نارنگیاں لگائی گئی تھیں ماحول کو خوبصورت دکھانے کے لیے۔ اگلا سوال ہے، جلوہ دربار دہلی میں کس حکومت کا عروج نظر آتا ہے؟ مغلوں کی یا برٹش کی؟ تو برٹش حکومت کا عروج نظر آتا ہے جلوہ دربار دہلی میں۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا سے کیا مراد ہے؟ جلوہ دربار دہلی دیکھنے کا شوق ہوا تھا شاعر کو، اس کا مطلب یہ ہے